इसके यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज से। तो पहला न्यूज है हमारा, प्रबीर पुरकास्था's अरेस्ट अंडर यूएपीए इनवैलिड सेज सुप्रीम कोर्ट। तो प्रबीर पुरकास्था के अगेंस्ट क्या केस था, यूएपीए क्या है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं। तो बैकग्राउंड ये है इस केस का कि ये जो इंसान है प्रबीर पुरकास्था, ये काफ़ी एजड मैन है, 74-75 इनकी एज हो रही है। और एक ऐप है न्यूज़ क्लिक, इसके ये फाउंडर हैं प्लस एक जर्नलिस्ट हैं। तो इन्हें इन पर इस बात का एलिगेशन लगाया गया था कि इन्होंने चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज फंडिंग में आकर के इंडिया में एंटी नेशनल चीजों को प्रमोट किया है, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया है, और इस वजह से इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया था। तो अब अगला सवाल आपका ये होगा कि मैम यूएपीए क्या होता है? तो यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज जो लॉ के अगेंस्ट हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। यानी जो भी वैसी एक्टिविटीज जो स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, नेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जैसे टेररिज्म हो गया या एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो गया, ये सारी चीजें हो गई जो कि यूएपीए के अंडर में कवर की जाती हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लोगों पर ये चार्जेस लगाए गए हैं जो कि एक्चुअली में उस केस में दोषी नहीं पाए जाते हैं, एंड इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आप यूएपीए के अंडर अरेस्ट होते हैं, ये चार्जेस आप पर लगाए जाते हैं, तो इतनी इजीली जो है वो बेल भी नहीं मिल पाती है जो भी लोग इसमें अरेस्ट होते हैं उनको। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक इंसान है जिनको अरेस्ट किया गया था अक्टूबर 2023 में, किस चार्ज पर? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। क्यों? तो क्योंकि उन पर ये एलिगेशंस लगाए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा कि वो चाइनीज फंडिंग लेते हैं या उसको यूज करते हैं, किस काम के लिए? तो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है इस केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है, या ये जो अरेस्ट है इनका ये बिल्कुल सही प्रोसीजर से नहीं किया गया है। एलिगेशन के अगेंस्ट अभी फिर भी कोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो चीज प्रूव करने के लिए पुलिस के पास मैटर दिया गया है। बट जिस तरीके से उनका अरेस्ट किया गया था, जो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था, वो जो है वो वैलिड नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हो रहा है कि ये अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 22 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि एन अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड अलाउड टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज हर और हर चॉइस। यानी कि अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उस इंसान को पूरा हक होता है ये जानने का कि किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है, प्लस वो अपने चॉइस के किसी भी लॉयर से कांटेक्ट कर सकता है। और अगर ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता है तो ये एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा, और वो जो भी इंसान है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उसके बाद किस लॉ के अंडर या किस आर्टिकल के अंडर? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 224 फॉर हाई कोर्ट्स। और ये किस बारे में बात करता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस बारे में बात करता है। तो अब आ जाते हैं वापस इस न्यूज पर। तो कोर्ट का कहना हुआ कि एनी लैप्स वुड वायलेट आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट्स दैट अ पर्सन अंडर डिटेंशन should be communicated the grounds of detention order
and allowed to make representation against the detention at the earliest opportunity, कि किसी भी पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 से लेकर के आर्टिकल 24 तक आता है, इज द मोस्ट एक्यूरेट is the most sacrosanct of the fundamental rights, while declaring that investigative agencies should provide people arrested under UAPA with a written copy of the information specifying the grounds of arrest। तो जो ये प्रोसीजर फॉलो किया गया था कि इनको अरेस्ट किया गया अक्टूबर 3, 2023 को, और इनके लॉयर को ग्राउंड्स के बारे में कम्युनिकेट किया गया अक्टूबर 5, 2023 को, कोर्ट ने इस पूरे प्रोसीजर को इनवैलिड बताया है, इसीलिए अभी इन्हें रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ओवरऑल इन पे से जो चार्जेस लगे थे वो नहीं हटाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया था वो जो है वो इनवैलिड था, इसीलिए इनको अभी रिलीज कर दिया गया है पुलिस की कस्टडी से। समझ में आया? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज आइटम की तरफ। सेकेंड न्यूज है, ओवर 300 पीपल बिकम इंडियन सिटीजन्स अंडर CAA। तो अब CAA क्या है? CAA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और कब लाया गया था ये? तो ये लाया गया था 2019 में। और इसका एम क्या है? तो हमारे नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज, यहाँ से 6 रिलीजन्स के लोग, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं इन कंट्रीज में, जो कि हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उनको एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर ऑफर किया गया था अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यानी इस एक्ट का एम क्या था कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिलीजियसली परसिक्यूट किया जा रहा है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, उनको इंडिया अपने कंट्री का सिटीजन डिक्लेयर करे। ठीक है, यानी इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं जो इस लेजिस्लेशन के खिलाफ भी हैं। बट क्या ऑफर करता है ये? तो फास्ट ट्रैक टू सिटीजनशिप फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स बिलोंगिंग टू 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स, कि वैसे भी ये लोग इंडिया में आ जाते हैं शरण लेने के लिए, तो क्यों ना हम इनको इंडियन सिटीजन्स के तौर पर ही ट्रीट करें। तो कुछ लॉज को मॉडिफाई किया गया था। जैसे अगर आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो ओरिजिनल हमारा सिटीजनशिप रूल्स है, उसमें अगर कोई इमिग्रेंट है तो उसको क्या उसके लिए रूल्स है, तो आपको पता होगा कि क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि यहाँ पर पहले क्या कंडीशन थी और प्रेजेंटली अंडर CAA क्या लॉ बनाया गया है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, ये देख लेते हैं। तो प्रोवाइड अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम द 3 नेबरिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर इन 6 रिलीजन्स को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर इनके परसिक्यूशन का मामला सामने आता है। इसीलिए इंडिया ने ये स्टेप लिया था कि जो भी लोग इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, उनको एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर ऑफर किया जाएगा उनकी सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो अब इसको रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है? तो सबसे पहला तो ये एक्ट जो है वो मुस्लिम्स को इंक्लूड करता है, यानी कहीं एक्सक्लूड करता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है या गवर्नमेंट पर ये सीरियस डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजन के बेसिस पे होता है, उसके बारे में उसके एलिगेशंस जो है वो गवर्नमेंट पे लगते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुस्लिम के अगेंस्ट है। सेकेंड चीज है कि इट वायलेट्स इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है वो उस
उस आर्टिकल के या उस मैंडेट के खिलाफ चला जाता है। Third, there are questions about the effectiveness of the act, identifying genuine refugees and its potential impact on national security. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान हिंदू या सिख या बुद्धिस्ट के रूप में एंटर करे और वो इन तीनों में से किसी एक कंट्री का स्पाई हो। अब आप अगर समझदार हैं तो आप जानते होंगे कि मैं किस कंट्री के बारे में यहाँ पे रेफर कर रही हूँ। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि इमिग्रेंट के रूप में आता है और वो सीएए के अंडर सिटीजनशिप क्लेम करता है और वो जो है वो वहां का भेजा हुआ एजेंट है, तो क्या तरीका है गवर्नमेंट के पास जेन्युइन रेफ्यूजीज को आइडेंटिफाई करने का और इस बात को इंश्योर करने का कि इन स्टेप्स की वजह से कहीं से भी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट नहीं है। ठीक है, बट अब इसके रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इंडियन मुस्लिम्स के सिटीजनशिप को लेना चाहता है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि क्या किसी तरीके से इंडियन मुस्लिम्स इस लॉ से रिलेटेड हैं। तो नहीं, ये जो एक्ट है ये कहीं से भी इंडियन मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है या उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जो लोग ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन्स हैं वो परमानेंटली इंडिया के ही सिटीजन्स रहेंगे, उनकी सिटीजनशिप को लेने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज से लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। तो जो भी ऐसे मुस्लिम्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया में इंडियन सिटीजन्स की तरह रह रहे हैं वो उन पर किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस जहां तक बात है कि मुस्लिम्स को क्यों इसके अंडर अलाउ नहीं किया गया है, तो जो ओरिजिनल लॉ है हमारा सिटीजनशिप का, जो रूल्स हैं वो आज भी एप्लीकेबल है मुस्लिम्स के ऊपर, यानी पुराने रूल्स को फॉलो करके वो लोग भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। Chabahar will benefit the region. US should not take a narrow view, says minister. तो अब अगर कल का न्यूज एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यूएस जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है इंडिया के ऊपर ओवर द इंडिया चाबहार पैक्ट, जो अभी इंडिया ईरान पैक्ट जो चाबहार की पोर्ट के ऊपर हुआ है 10 साल के लिए, उसकी वजह से। परसों के न्यूज एनालिसिस में मैंने इस न्यूज को बहुत डिटेल से कवर किया है पूरे मैप वैप के साथ। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ अब यूएस कह रहा है कि अगर इंडिया जो है वो ईरान के साथ इस डील को कंटिन्यू करता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दे। तो इसी बात पर हमारे जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो पोर्ट है शाबहार, ये मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी पार्ट है। तो ये पूरे रीजन को बेनिफिट करेगा, ना कि सिर्फ इंडिया या ईरान को। तो यूएस को एक नैरो व्यू नहीं लेके चलना चाहिए और एक ब्रॉड व्यू से देखना चाहिए चीजों को, ताकि इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो उन्हें समझ में आए। अब यूएस क्यों ईरान पे सैंक्शंस लगाता है? तो 2018 की बात है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त, उन्होंने JCPOA, ये एक डील है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए तो आपको ज्यादा डिटेल से समझ में आएगा। तो ये है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, जिसमें ईरान ने ये इंश्योर किया था कि वो न्यूक्लियर पावर के रूप में डेवलप नहीं होगा आगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूल जो है या यूरेनियम जो है वो सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए यूज करेगा, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेगा। बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ट्रम्प को ये पता चला कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से ये पता चला कि ये सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए ही नहीं बल्कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज होगा। तब जाकर के जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन से पुल आउट कर लिया
और ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए कि जो भी कंट्री, अब ईरान से यूएस का कोई रिश्ता नहीं रहेगा इस तरीके से, प्लस अगर कोई भी कंट्री ईरान से ट्रेड रिलेशंस या कोई भी तरीके का रिश्ता रखती है तो उन कंट्रीज पे भी या उन कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो यही इसका ओवरऑल बैकग्राउंड है कि यूएस और ईरान की लड़ाई है, और वहीं अगर कोई और कंट्री भी जो है वो ईरान के साथ आकर के कुछ करना चाहती है तो यूएस उन कंट्रीज को भी धमकाता है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो अब मिस्टर जयशंकर ने यही बोला है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि ये जो डील है ये कोई नई प्लानिंग नहीं है, ये शाहबहार हम बहुत पहले बना चुके थे और उस टाइम ही इस डील को साइन हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये नहीं हो पाया। तो अब अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि इंडिया जो है वो अब किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहता है, चाहे वो यूएस हो या रशिया हो, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना खुद का एक पॉइंट लेकर चलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल इसराइल पैलेस्टीन में भी आप देखिए कि किसी भी एक कंट्री का सपोर्ट नहीं किया है इंडिया ने कि पैलेस्टीन सही कर रहा है या इसराइल सही कर रहा है। सिमिलरली रशिया यूक्रेन में भी ना किसी एक कंट्री का या किसी एक पावर का, वेस्टर्न पावर्स का या ईस्टर्न पावर्स का इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का अपना एक खुद का व्यू पॉइंट रहता है और वो व्यू पॉइंट काफी न्यूट्रल व्यू पॉइंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कि क्या दूसरे लोग सोचते हैं। इसीलिए इंडिया को इतनी सॉवरेंटी मिलनी चाहिए कि इंडिया किसके साथ रिलेशंस रखना चाहता है और किसके साथ नहीं रखना चाहता है। और यूएस अगर इस तरीके से कंट्रीज को ब्लैकमेल करता रहा तो कहीं ना कहीं यूएस का जो सॉवरेंटी में इंटरफेयर करने के जो चांसेस है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। सॉरी, एक न्यूज और है आपका जो कि है इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023। तो अब एक रिपोर्ट आई है एक सिविल सोसाइटी बॉडी के द्वारा जिसका नाम है कीप इट ऑन कोएलिशन, जिसने ये कहा है कि इंडिया में 2023 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए पूरी दुनिया को, अगर हम पूरी दुनिया का डेटा अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और कितनी बार हुआ ये, तो 116 टाइम्स। यानी कहीं अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो 365 डेज में अगर इंटरनेट शटडाउन 116 डेज हो रहा है, यानी 1/3 ऑफ द ईयर इंडिया के किसी ना किसी कोने में इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी। और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, तो गवर्नमेंट करती है ऐसा कम्युनल टेंशन को, वायलेंस को, एग्जाम्स वगैरह की वजह से और इन सब चीजों को रोकने के लिए। तो अगर आप लास्ट ईयर न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड, फरवरी मार्च मई के अराउंड, मणिपुर में जो सिचुएशन थी वो बहुत ग्रेव हो गई थी। अभी भी सिचुएशन कुछ खास सुधरी नहीं है, बट उस टाइम पे ये हर जगह न्यूज में छाया हुआ था आफ्टर द ट्वीट ऑफ मैरी कॉम कि मणिपुर इज बर्निंग। क्यों, क्योंकि कुकीज और मेतीज जो दो ट्राइब्स थी उनके बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था, जो कि बहुत बड़े रिवोल्ट के रूप में हमें देखने को मिला, जिसमें अनलिमिटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे। और इसी दौरान इंटरनेट शटडाउन किया गया मणिपुर में उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक मीडियम बन जाता है न्यूज स्प्रेड करने का। और न्यूज मतलब सिर्फ ट्रू न्यूज नहीं बल्कि फेक न्यूज भी। और ऐसी सिचुएशंस में फेक न्यूज से ऐसे टेंशन्स के इंक्रीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए थे। बट उस टाइम तो चलो समझ में आता है, आज भी इंटरनेट जो है वो मणिपुर में अवेलेबल नहीं है। तभी आप देखिए कि एक टाइम तक मणिपुर के बारे में आपको बहुत कुछ पता था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट अब ना तो ट्रेडिशनल मीडिया उस पर ध्यान दे रही है और ना ही सोशल मीडिया का वहां पे एक्सेस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मणिपुर में इस बारे में जानना बहुत मुश्किल हो गया है।
तो इंटरनेट शटडाउन जो है इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स होंगे। कुछ इम्पैक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कभी भी जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं या कोई भी टॉपिक के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके बारे में आप 5 एस्पेक्ट सोचिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेट शटडाउन। तो इंटरनेट शटडाउन क्या होता है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद इंटरनेट शटडाउन का अगर इम्पैक्ट लिखेंगे तो अलग अलग सेक्शन पे इसको इमेजिन करिए। सबसे पहला पॉलिटिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तीसरा अगर हम देखें तो सोशल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पांचवा टेक्नोलॉजिकल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो जो लोग हैं उनको फ्रीडम नहीं मिल रही है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, ये सारी चीजें। प्लस जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो अथॉरिटी है उसको और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट पे रिलाई करती हैं अपने आप को चलाने के लिए। तो अगर इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन बिजनेसेस पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सोशल लेवल पे सोशल लेवल पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन कहीं ना कहीं खत्म धीरे धीरे करके रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन पे रिलाई करते हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और इंटरनेट शटडाउन अगर है मतलब सोशल मीडिया को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। और ऐसी ग्रेव सिचुएशंस में सोशल मीडिया जो है वो बहुत काम का होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसी चल रही है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेट शटडाउन जो है वो कर्व कर रहा है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। और वहीं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, तो अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो इनोवेशन नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इस रिपोर्ट में और क्या है वो देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज शटडाउन ऑर्डर्स आर बीइंग अप्लाइड रीजनली रादर देन लोकली। क्या ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिया, उस पूरे के पूरे रीजन में या फिर एक कॉलोनी में अप्लाई कर दिया, उस पूरे के पूरे रीजन में इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है। और कौन सी कंट्रीज हैं, तो म्यांमार रिकॉर्डेड द सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन फॉलोड बाय ईरान, पैलेस्टीन एंड यूक्रेन। यानी आप वो देखिए, कंट्रास्ट देखिए, इंडिया में 116 और वहीं ऑपोजिटली अगर हम देखें कि सेकंड नंबर पे जो म्यांमार है ओनली 37। वहीं अगर आप 37 और 34 को कंपेयर करते हैं तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक तरफ जब इंडिया में 116 है और वहीं म्यांमार में 37 है, तो कहीं ना कहीं देर आर हाई चांसेस कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पर भी अब क्या रीजंस हैं ये अगर डिटेल में बता दिए जाए। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम्स की वजह से इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है तो वो फिर भी वैलिड है, क्योंकि जो लोग हैं वो एग्जाम्स में अगर फोन लेके जाते हैं, वो चीटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कई बार आपने अगर एग्जाम दिया है यही स्टेट पीसीएस यूपीएससी का, तो आप देखते होंगे कि जैमर लग जाता है इन एरियाज में। तो उसी जैमर से क्या होता है, इंटरनेट जो है वो उसकी सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है। तो अगर रीजंस वैलिड है तो इंटरनेट शटडाउन भी वैलिड है। लेकिन अगर रीजंस जो है वो ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के एक्सप्रेशन को कर्व करना चाहती है, तो इंटरनेट शटडाउन कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स की तरफ। तो पहला एडिटोरियल है हमारा द केस फॉर इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे। इंडिया में इलेक्शंस का माहौल है। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो वोट देने जा रहे होंगे या वोट दे चुके होंगे। तो क्या हर बार ऐसा होता है कि आपने रेगुलरली वोट दिया है?
सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा इलेक्शंस और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीजों में कई बार ऐसा आपके मन में नहीं आता है, अरे यार छुट्टी है, रहने देते हैं, एक दिन तो छुट्टी मिली है, इसको छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं। तो यही बात यहाँ हो रही है कि क्या इलेक्शन डे को एक हॉलिडे की तरह डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि लोग जो है वो जा करके अपना राइट टू वोट जो है वो एक्सरसाइज कर सके। तो यही यहाँ ऑथर का कहना है कि राइट टू वोट जो है हमारा, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है। वोटिंग सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, बल्कि हमारे आर्टिकल 51 ए में राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी की तरह दिया गया है कि हमें वोट करना चाहिए। और ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में। अगर वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लोगों का मत है क्या। इसीलिए इसको मतदान भी कहा जाता है, कि अपने ओपिनियन को बताना, अपने मत को बताना। और ऑथर जो हैं वो ये आगे कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, जो कि इलेक्शन डे को हॉलिडे डिक्लेयर करती हैं, और इसका आउटकम भी उन्हें ये देखने को मिला है कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं या नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनमें इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो अब अगर इंडिया में इसकी बात होती है कि मैंडेटरी हॉलिडे, तो ऑथर यहाँ पर दोनों ही फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं कि अगर हम छुट्टी करवा देते हैं, मैंडेटरी हॉलिडे डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज होगा कि एक्सेस टू पोलिंग बूथ्स एंड अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कई बार लोगों को ऑफिस जाना होता है, कुछ करना होता है, तो वो जाकर के अपने पोलिंग बूथ को एक्सेस नहीं कर पाते। अब आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज अब आप ये मत सोचिए कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि बैंक्स, स्कूल्स, इन सब जगहों पे छुट्टी दी जाती है इलेक्शन वाले दिन। बट लेकिन जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं जैसे कि एमएसएमईज हो गए, छोटे छोटे शॉप्स हो गए, क्या इनके पास इतना रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है कि ये एक साथ ये लोग अपना सारे लोगों को छुट्टी दे दें उस दिन, और जाके बोले कि हाँ आप जाकर के वोट दे सकते हैं। क्योंकि इनके लिए बहुत जरूरी है हर दिन ऑपरेट करना, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मैंडेटरी कर दिया जाता है तो बहुत इजी हो जाएगा इन लोगों के लिए कि ये लोग भी छुट्टी दें, और इससे हमारा जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर जो अगेंस्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, तो इनका कहना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि बिजनेसेस के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, छुट्टी देनी है नहीं देनी है, वोटर पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें उनके खुद के डिस्क्रिशन के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि किसी को उन्हें कंपेल करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कंपेल करने से उनके लिए ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकती हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स हो सकती हैं, खास करके स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है, ऑथर का कहना है, कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच निकालें जहां पर कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करें। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देते हैं, जो ऑथर है वो कहते हैं कि रिसेंटली एक प्रपोजल आया कि अगर आपको पेड हॉलिडे चाहिए तो आपको प्रूफ देना होगा इस बात का कि आपने वोट दिया है, तो आपको पेड हॉलिडे मिल जाएगा, और अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपको पेड हॉलिडे नहीं मिलेगा। तो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें लाने की जरूरत है, जिससे कि वोटर पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो, प्लस साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी हमारी इंश्योर्ड रहे, जो कि इंडिविजुअल राइट्स और सोशल राइट्स दोनों को वैल्यू करे। ऐसे अप्रोच की हमें जरूरत है, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इंश्योर्ड रहे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के साथ।
लास्ट जो एडिटोरियल है हमारा आज का वो है सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अगर आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीजें यूज करते हैं तो एक इंसान का नाम तो आपने सुना होगा, ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वो किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो लोग जो यहाँ ऑथर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने जो इंडियन पॉलिटिक्स के देखने का नजरिया है, इंडियन पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चेंज कर दिया है। जो लोग सिर्फ पहले टीवी देख करके पॉलिटिक्स के बारे में जानते थे और टीवी पे जो न्यूज आता था वो या तो एक पार्टी को सपोर्ट करता था या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता था, वहीं सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से जो लोग हैं उन्होंने एक डिफरेंट व्यू पॉइंट अपना बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इनका कहना है कि यहाँ एक स्टेटमेंट है कि किसी ने कहा है कि अगर कांग्रेस जीतती है 2024 का इलेक्शंस तो वो सिर्फ ध्रुव राठी की वजह से ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो वीडियोस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को टारगेट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप एक तरफ इनके वीडियोस देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ किसी और ऐसे क्रिएटर के वीडियोस देख रहे हैं जो कि प्रो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है और आप एक डिफरेंट व्यू पॉइंट बना सकते हैं रादर देन वो जो कि ट्रेडिशनल मीडिया में यूज होता है। ये पूरा पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट है। बट अब जब बात हो रही है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पर, तो हमें इसको और डिटेल में समझना चाहिए। आइए समझते हैं। पहला है इनहैंस पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन। कि जो लीडर्स हैं, आज आप देखिए नरेंद्र मोदी के कितने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और वहां से जाकर के वो जो लीडर्स हैं वो जाकर के अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं, रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं और वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल। कि ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं वोटर और लीडर या सिटीजन और लीडर दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे हैं। जैसे पहले जो लीडर्स थे वो अपना मैसेज कैसे प्रोपोगेट करते थे? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू या टीवी के थ्रू। तो अब अगर न्यूज़पेपर हो या रेडियो हो या टीवी हो, ये सारे वन वे कम्युनिकेशन है। लीडर अपनी बात जनता तक पहुंचा रहा था लेकिन जनता अपनी बात लीडर्स तक नहीं पहुंचा पा रही थी। वहीं अब देखिए कि अगर ट्विटर पर एक कोई सा पोस्ट डाल दिया किसी लीडर ने, तो लोग उस पे कमेंट्स करते हैं और जा करके उस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं। लोगों की क्या राय है उस पॉलिसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो एक टू वे कम्युनिकेशन का काम करती है और ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो एक वन वे कम्युनिकेशन का काम करती है। थर्ड है कैंपेनिंग एंड एडवर्टाइजिंग। कि जो भी पार्टी कैंडिडेट्स होती हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करती हैं टारगेटेड कैंपेन्स को रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी सर्च, जिस तरीके से जो चीजें आप सर्च करते हैं उस हिसाब से आपको एड्स भी दिखाए जाते हैं। तो अगर आप बार बार प्रो किसी गवर्नमेंट या प्रो किसी पार्टी के बारे में चीजें सर्च करते हैं तो हो सकता है आपको एड्स भी उसी तरीके के दिखाए जाए। तो ऐसे मैसेजेस दिखाए जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रेजोनेट करती हैं। इससे इनकी कैंपेनिंग और एडवर्टाइजिंग होती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड न्यूज। कि जो यूजर्स हैं वो न्यूज आर्टिकल शेयर करते हैं, किसी लीडर के बारे में कुछ पता चला तो वो सारी चीजें जो हैं वो इमीडिएटली हर किसी के पास पहुंच जाती हैं और कहीं से भी उसका जो है उसको हाइड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे भी न्यूज हमें देखने को मिलते हैं जो कि फेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक डीप फेक वीडियो रिलीज करी गई थी हमारे होम मिनिस्टर की, जिसमें वो कुछ बोल रहे हैं जो कि एक्चुअली में उन्होंने नहीं बोला था। तो न्यूज और फेक न्यूज में अंतर समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है सोशल मीडिया के दौर में।
फोर्थ है पब्लिक ओपिनियन एंड फीडबैक, कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करना है, किस तरीके से डेवलप करना है, और पब्लिक का फीडबैक जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है क्या, तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि वोटर की कंसर्न्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, इन सब चीजों को समझने में हेल्प करता है। फोर्थ इज वायरल कैंपेन एंड हैशटैग्स, कि जैसे हैशटैग इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हैशटैग मी टू, ये सारी चीजें बिल्कुल ट्रेंड होने लगती हैं सोशल मीडिया पर, तो इससे पब्लिक सपोर्ट जो है वो इन इश्यूज पर मोबिलाइज होने लगता है, और कोई लीडर अगर है जो इन इश्यूज पर बात कर रहा है तो उसके लिए भी सपोर्ट जो है वो मोबिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अब सिटीजन्स जो हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन लीडर्स से, पॉलिटिशियंस से, तो अब कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो थोड़ी इंक्रीज हो गई। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% ट्रांसपेरेंट हो गया, 100% अकाउंटेबल हो गया, बट पहले जो सिचुएशन थी उससे काफी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन एंड एको चेम्बर्स, कि वैसे तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन नेगेटिव ये है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं पोलराइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि पोलराइजेशन का जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप एक बार अगर किसी वीडियो को देख लिया, उसको लाइक कर दिया, तो वैसे ही वीडियोस आपको दिखाए जाने लगेंगे। तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा एल्गोरिदम की वजह से हो रहा है, बट आपको ये लगता है कि ऐसा तो रियलिटी में हो रहा है, और वो वीडियोस सही भी होती होंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी फेक वीडियोस होती होंगी, बट आपको ये नहीं पता कि इसके ऑपोजिट भी चीजें होती हैं, और वो वीडियोस भी हैं, बट क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा तो इसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे ही सिमिलर वीडियोस दिखाए जाने लगते हैं, और इसी से धीरे 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 करके क्या होता है, तो एको चेम्बर्स क्रिएट होने लगते हैं, कि एक बार अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये इंसान पागल है, फिर मुझे 10 और वीडियोस ऐसे दिखाए जाने लगे कि ये इंसान पागल ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये लगने लगेगा कि ये इंसान पागल है, तो ये अब मुझे पूरी तरीके से पोलराइज कर देगा, और ये चीजें हमें समझ भी नहीं आती हैं कि हम धीरे धीरे पोलराइज्ड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रास रूट मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म, कि जो ग्रास रूट पे मूवमेंट्स होती हैं उनको एक बूस्ट मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, कि लोग एक जगह के इकट्ठा हो गए और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया करप्शन के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। एंड नेक्स्ट इज चेंजिंग कॉन्टोर्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, कि जो पार्टीज जो है वो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस जनरेट करना चाहती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब ट्रूथ कुछ और होता है बट हम मानते नहीं है उस ट्रूथ को, हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये होता था ट्रेडिशनल मीडिया के टाइम में, लेकिन अब जब सोशल मीडिया आ गया है तो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो लोगों के मन में बनना स्टार्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, चाहे वो न्यूज के थ्रू हो या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू हो, आर्टिकल्स के थ्रू हो, किसी भी तरीके से, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पब्लिक नैरेटिव चेंज करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वहां से आप इसका पीडीएफ और बाकी सारे पहले सारा न्यूज एनालिसिस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो वहीं पे शेयर किया जाता है, तो आप लोग जल्दी से उसको ज्वाइन करिए। बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।